अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल का भी होगा विस्तार। पड़ोसी देशों के शीर्ष नेता समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। शपथ ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ की चाय पर चर्चा। हरियाणा से मनोहर लाल कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र यादव हुए शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान किया बड़ा ऐलान। कहा, सरकार कल प्रदेश के 20,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट देगी। रजिस्ट्री का खर्च भी सरकार उठाएगी। और प्रदेश सरकार ने नए सिरे से जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समितियों के चेयरमैनों की नियुक्ति की अधिसूचना की जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह को गुरुग्राम जिला कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भाजपा के कुछ पुराने नाम भी इस बार कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एनडीए के घटक दलों से भी नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसी सिलसिले में संभावित मंत्रियों का प्रधानमंत्री आवास पर सुबह से ही पहुंचने का क्रम शुरू हुआ और यहां चाय का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ चर्चा भी की। इस दौरान हरियाणा से मनोहर लाल, भूपेंद्र सिंह यादव, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर आरपीआईए के अध्यक्ष रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उस पर वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे। वहीं भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूंगा और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूंगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना और हवन करके प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज और वाराणसी में घाट किनारे गंगा मैया का दूध का अभिषेक किया। कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह मनाया। एनडीए सरकार के आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत के पड़ोसी देशों के शीर्ष नेता व हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख भी भारत पहुंचे हैं। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे इत्यादि शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सदैव अटल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने आंगुतक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। आज शाम नई सरकार के समारोह के लिए राजधानी दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर्स, यूएवीएस विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की हवाई उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए वहां अभेद सुरक्षा है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर भी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि सरकार प्रदेश के 20,000 गरीब परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट देगी और रजिस्ट्री भी करवाएगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को बीपीएल परिवारों के लाभार्थियों को प्लॉट का पोजेशन और उनके रजिस्ट्री के कागज भी मौके पर दिए जाएंगे। सरकार के मंत्री और विधायक अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को जमीन के अभाव में प्लॉट का कब्जा नहीं दिया जा सकेगा, उन सभी को प्लॉट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 14,000 से अधिक मकान बनाएंगे। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा मकान निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा। उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही, जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं। लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए, वो प्लॉट खरीद सकें, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेते हुए उनको सशक्त करने का काम कर रही है। उन्होंने आज दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। वे समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को हरियाणा की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में आज तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अनुसूचित समाज के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने व सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए संत गुरु रविदास व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अनुसूचित व पिछड़ा समाज की सभी धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने नए सिरे से जिला लोक संपर्क व परिवाद समितियों के चेयरमैनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव कार्यालय की शिकायत निवारण शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार कृषि मंत्री कंवरपाल को पानीपत व पंचकुला जिलों की, उद्योग व वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा को नूंह और चरखी दादरी जिलों की, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह को महेंद्रगढ़ और सोनीपत जिलों के जिला कष्ट निवारण समितियों के चेयरमैनों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वित्त मंत्री जेबी दलाल को रोहतक और फरीदाबाद जिलों की जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को पलवल और हिसार जिलों की और स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर कमल गुप्ता को कैथल व फतेहाबाद जिलों के जिला लोक संपर्क व परिवाद समितियों के चेयरमैनों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी प्रकार शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा को रेवाड़ी जिले की, विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा को जींद जिले की, परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल को यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले के सिंचाई मंत्री अभय सिंह को झज्जर जिले के जिला कष्ट निवारण समितियों के चेयरमैनों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शहरी मंत्री सुभाष सुधा को करनाल और अंबाला जिलों की सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर सिंह को सिरसा जिले और पर्यावरण, वन व अन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह को भिवानी जिले के जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैनों की जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही सरकार 50,000 पदों पर भर्तियां करेगी। इसके अलावा युवाओं को ग्रुप डी की नौकरियां भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा HSSC के नए चेयरमैन के शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा निवास में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यालय में बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। ग्रुप सी व डी के श्रेणी के पदों के सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंक देने पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम जल्द ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी पुरजोर वकालत करेंगे। 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है इसके अंदर और भर्तियां करेंगे कि एक गरीब परिवार का बेटा जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, गरीब परिवार की विडो, गरीब परिवार का वो बालक जिस तक पीछे 2014 से पहले सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं करती थी, कहीं ना कहीं वो चाहे अपना टेस्ट भी क्लियर कर लेता था, परंतु जो गरीब व्यक्ति था वो तो सरकार की नौकरी तक भी नहीं आता था। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया कि जिस परिवार के अंदर एक भी नौकरी लंबे समय से नहीं है, उस परिवार को हम 5 अंक देकर के उसको आगे लाने का काम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमारी सरकार ने किया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से लड़ रहे हैं ताकि उन गरीब लोगों को न्याय मिले, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार मिले। इस बात को सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार में मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियों के मद्देनजर हिसार एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आगामी 20 जून को विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री हिसार एयरपोर्ट पर आए हैं। हिसार एयरपोर्ट से जुड़े जिन प्रोजेक्टों का कार्य पूरा हो चुका है, सीएम उन कार्यों का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन का कार्यालय ATC टावर की बिल्डिंग में बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर रनवे, कैट आई, ATC, GSC एरिया, PTT, लिंक टैक्सी, एप्रन, यूल रूम, बेसिक स्पिट, पैरामीटर रोड और बरसाती ड्रोन बनाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। हवाई जहाज़ों के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनी ATC टावर की बिल्डिंग का निरीक्षण भी उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया। उपायुक्त प्रदीप दहिया द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों और जल गुणवत्ता निगरानी व निरीक्षण के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत 58.73 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हरियाणा राज्य को 462 करोड़ रुपए से अधिक
अधिक की राशि आवंटित की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्ताव 1 के अनुसार सहायक गतिविधियों के लिए 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 20 मंडल शामिल हैं, जिनमें आईईसी गतिविधियां, सामुदायिक भागीदारी, प्रशिक्षण व स्थापना सहित पिछले वर्ष की देनदारियां आदि शामिल हैं। वहीं प्रस्ताव 2 के अनुसार, जिसे जल गुणवत्ता निगरानी व निरीक्षण शीर्ष के तहत मंजूरी मिली है, जिसमें 38 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें जिला उप जिला प्रयोगशालाओं में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना, प्रयोगशालाओं के लिए उपभोज्य एफटीके वितरण के साथ जल गुणवत्ता परीक्षण, जल गुणवत्ता स्थापना लागत व जीआरडब्ल्यू को प्रशिक्षण आदि शामिल है। पतंजलि परिवार के सभी संगठनों की ओर से आज पंचकुला के राजकीय संस्कृति आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक परीक्षण योग शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पंचकुला मंडल के प्रभारी प्रेमचंद आहूजा, महिला पतंजलि सह प्रभारी पूनम सिन्हा, जिला प्रभारी पतंजलि सत्यपाल सिंह के साथ साथ अन्य सभी योग प्रशिक्षणकार्थियों ने योग का आनंद लिया। योग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों ने बताया कि वे पिछले काफी समय से योग कर रहे हैं। योग करने के बाद उन्हें बीमारियों में काफी आराम मिला है। वे कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं। वहीं प्रेम आहूजा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नई पहचान प्राप्त कर चुका है। योग दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर प्रशिक्षण दिया रहा है। यह शिक्षक प्रशिक्षण शिविर योग के जन जन तक पहुंचाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मात्र एक कदम है। सह प्रभारी पूनम सिन्हा ने कहा कि योग व्यक्ति को रोग मुक्त करने का एक साधारण सा तरीका है। वर्ष में पतंजलि की योग कक्षाएं हैं, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, जगह जगह ईसाई योग शिक्षक भी बनाए जा रहे हैं, जिससे वातावरण जो प्रदूषित हो चुका है सारे वर्ष में, सारे विश्व में, वो सब ठीक होने के लिए हम टीचर बनाए जा रहे हैं। वो सारे टीचर विभिन्न स्थानों पर योग कक्षाएं चलाते हैं। हमारी पंचकुला जिला में 135 योग कक्षाएं चल रही हैं और उसी के अंतर्गत समाज सेवा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, ये स्वामी जी का संकल्प है। योग अपने आप से जोड़ता है, अपनी पहचान करवाता है। हम भटकते होते हैं, लेकिन हमारे अंदर सारा ही कुछ है। रोग का कारण एक ही है, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ का अनबैलेंस होना, जिसको बैलेंस करता है हमारी शक्तियों का आभास करवाता है। तो योग बहुत कम समय में अपने आप को पहचानने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए सबसे कम समय अगर कोई लेता है तो वो योग है। पलवल जिले के किसानों का रुझान अब परंपरागत खेती से हटकर बागवानी की ओर बढ़ने लगा है। शमशाबाद निवासी प्रगतिशील किसान प्रवीण सैनी अंगूर की खेती कर हर साल लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने अपने खेतों में उत्तर भारत में होने वाली अंगूर की 20 प्रकार की वैरायटी नर्सरी में तैयार की है। वे दूसरे किसानों को भी अंगूर की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रवीण सैनी ने बताया कि वे पिछले 5 साल से अंगूर की खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब अंगूर की फसल तैयार हो जाती है, उस वक्त महाराष्ट्र से आने वाला अंगूर कम हो जाता है। ऐसे में किसानों को बाजारों में अच्छा भाव मिल जाता है। अंगूर की क्रॉप बंद होने पर नर्सरी में तैयार पौधों को बेचते हैं, जिससे उनकी आमदनी में लाखों रुपए का इजाफा होता है। मंजरी नवीन अंगूर महाराष्ट्र में उत्पादन होने वाले अंगूर के साथ मैच होता है, जिसका मूल्य 100 रुपए किलोग्राम तक मिलता है। पिछले 5-6 सालों से अंगूर की खेती कर रहे हैं और हमने जो नॉर्थ इंडिया में सूटेबल वैरायटियां हैं 15 से 20 वो सब लगाई हुई हैं। और यहाँ पे जो अंगूर हम प्रोड्यूस करते हैं वो अंगूर बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होता है। और अंगूर के बाद हम फिर ऑफ सीज़न में जब नर्सरी तैयार करके बेचते हैं तो उससे हमें हमारी जो इनकम होती है उसमें बहुत कई गुना इजाफा हो जाता है। और जैसे हमने एक मांजरी नवीन करके वैरायटी है उसका अंगूर और उसकी क्वालिटी जो है वो उस महाराष्ट्र वाले अंगूर के साथ मैच करती है बहुत ही अच्छे से। और उसका प्राइस भी हमें 100 रुपये किलो तक का मिल जाता है। वहीं प्रगतिशील किसान अनीता ने बताया कि वे 1 एकड़ में अंगूर की खेती कर रही हैं। अंगूर की एक बेल से 15 किलोग्राम तक अंगूर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अंगूर की कई किस्में जैसे रेड लेम, रेड ग्लोब, पूसा, परमल, शीडलेस, माझरी नवीन, शरद, सीडलेस, सोनाका और मानिक चमन आदि लगाई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे अंगूर के जूस की वैरायटी भी तैयार करती हैं। उन्होंने बताया कि नर्सरी में बेलों से कलम तैयार की जाती है जो जनवरी में तैयार होती है। जून महीने में सप्लाई शुरू कर सकते हैं।
हमने लगा रखी है। फ्लेम सीडलेस हो गया, मांजरी नवीन हो गया, त्रिशार हो गया, परलेट हो गया, और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमने लगा रखी हैं। और हमारे पास जूस की वैरायटीज़ भी है, नवरंग हो गया, मेडिका हो गया, जूस की वैरायटी है। बहुत अच्छा जूस होता है, बहुत टेस्टी होता है, बॉडी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। और ये हम नर्सरी हमने पूरी तैयार कर रखी है अपनी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि उत्तर भारत में अंगूर की खेती किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। बागवानी विभाग हरियाणा ने अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल 2 नर्सरी का पंजीकरण किया है। इसमें पलवल फ्रूट नर्सरी भी शामिल है। पलवल जिले में अंगूर की खेती करने वाले किसान का प्रोजेक्ट तैयार कर सब्सिडी के लिए विभाग के पास भेजा जाएगा। जिला पलवल में हमने 2 नर्सरीज के लिए हरियाणा सरकार ने लाइसेंस इशू किए हैं, जिसमें एक नर्सरी जो पलवल फ्रूट नर्सरी के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, उसमें 3 क्रॉप्स के लिए वो रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें है अमरूद और सिट्रस और ये ग्रेप्स अंगूर। तो उसमें सबसे नई चीज़ अंगूर है हमारे यहाँ। तो उसकी यहाँ अपने पलवल के अंदर इतनी खपत है कि उसके पास यही उसकी प्रोडक्शन की पूर्ति नहीं हो पाती उससे। और आपने देखा होगा अलग अलग किस्में लगी हुई हैं, गुच्छों में बहुत अच्छा फ्रूट आ रहा है। तो मैं आगे किसानों से अनुरोध करूंगा, किसान इस खेती को भी अपनाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 12 जून तक भीषण गर्मी रहेगी। अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। यही स्थिति अगले 4 दिन तक गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी बनी रहेगी। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। इससे पहले कल रात हरियाणा में आंधी और बादलवाई के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और यह फिर से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में एक बार फिर से लगातार गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। गर्मी और लू से बचने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर एडवाइजरी जारी करके लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। ये गर्मी नहीं ये आम। तीनों भैया मान भी जाओ, तनी के पानी उधर पिलाओ, तरकारी ताजी मिलेगी तभी तो ग्राहक आएगा। हाँ चलो भैया ये भी माना, खुद भी पीना भूल न जाना, गर्मी नहीं है आम, सतर्क रहना है अपना काम। गर्मी से जो तुम डरोगे, काम अपना कैसे करोगे, अपनी किस्मत अपने हाथ, ये तो रोज की है बात। काम भी है करना, सतर्क भी है रहना, किस्मत पे मत छोड़ना बंदे वरना पड़ जाएगा रोना। ये गर्मी नहीं ये आम। क्यों दिनू भाई, आज सूरज भाव नहीं दिख रहे? सूरज को गर्मी चढ़ गई है। अरे हंसने वाली बात नहीं है भाई, सच में सूरज को लू लग गई है, उसको अस्पताल में भर्ती किया है, हमने समझाया भी था उसको। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर हमारा तो काम ही है पूरा दिन धूप में रहने का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 3 बातों का खास ध्यान रखो। पहला, सावधानी बरतो, खूब पानी पियो, छांव में रहो और ढीले ढाले कपड़े पहना है। दूसरा, थकान, जी मचलाना, चक्कर है लू के लक्षण, इन्हें पहचानो। तीसरा, लू लगे तो शरीर को पानी या बर्फ से ठंडा करो और तुरंत अस्पताल ले जाओ। ये गर्मी नहीं ये आम, सतर्क रहना है अपना काम। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष के छात्र पंकज महला ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है।
आज चंडीगढ़ से शुरू हुई इस यात्रा को सोलराइड नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा और टिकाऊ जीवन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। पंकज अपने अभियान के तहत 50 दिन में 33 शहरों से गुजरेंगे और रोजाना औसतन 120 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान पंकज रास्ते में लोगों को सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के फायदों के बारे में भी बताएंगे। उनका कहना है कि सोलराइड का लक्ष्य हरित ऊर्जा और साइकिलिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को शामिल करना है। अपनी यात्रा के दौरान पंकज ने चंडीगढ़ में 7 जून को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भी मुलाकात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग पूरा के पूरा अवेयर करना, और जो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है उसके बारे में क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए उसके बारे में मोटिवेट करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा मोटिव है कि 4 लाख लोगों तक पहुंचना, और 4 लाख लोगों तक मेरा मोटिव ये है कि 4000 किलोमीटर का मतलब 4000 सोलर पैनल्स, मतलब अगर लोग कैसे ना कैसे करके 4 लाख लोगों तक मैं पहुंच जाता हूं और 4000 लोगों को मोटिवेट कर देता हूं सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो वो है 8 लाख पेड़ लगाने के बराबर। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अभी के टाइम पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेरे को ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ एंड उसका साथ के साथ अवेयरनेस के साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर 651 अरब 50 करोड़ डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कल मुंबई में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश का बाहरी क्षेत्र लचीला बना हुआ है। चालू खाता घाटा जीडीपी अनुपात में बाहरी ऋण और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए दास ने विश्वास व्यक्त किया कि रिजर्व बैंक बाहरी वित्तीय पूंजी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए चालू खाता घाटा सेवाओं के निर्यात और कम व्यापार घाटे की मदद से अपने स्थायी स्तर के भीतर रहने की संभावना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में उन्होंने कहा कि भारत पिछले वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में बना हुआ है। इस बीच रिजर्व बैंक की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 5 अरब 65 लाख डॉलर बढ़कर 572 अरब 56 करोड़ डॉलर हो गई है। हालांकि इसी सप्ताह में स्वर्ण भंडार 21 करोड़ 20 लाख डॉलर कम होकर 5 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश का विशेष आहरण अधिकार भी 1 करोड़ 70 लाख डॉलर घटकर 18 अरब 11 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।